2024 के टिकट बंटवारे की जो जंग है वो बड़ी तेज़ हो गई है। सपा इस मूड में है कि अपने 2 विधायकों को भी उतार दे, क्योंकि 80 जीतने के लिए बीजेपी ने कसम खाई है और उस कसम को फॉइल करने के लिए सपा भी रणनीति बना रही है। ऐसा सुनने में आया है कि 2 विधायक, एक रागिनी सोनकर, दूसरी पल्लवी पटेल, सिराथू से हैं पल्लवी जी, और रागिनी सोनकर मछली शहर से हैं, इनको उतारने का मन बना रही है सपा। यह महत्वपूर्ण है, ये सीट सपा के खाते में है। और क्या फूलपुर और मछली शहर ये सपा जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी, समीकरण क्या है? हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं पंकज त्रिपाठी जी और पुष्कर चौहान जी। पंकज जी, पल्लवी पटेल कुछ दिन पहले नाराज़ चल रही थी पीडीए के मामले पे, बहुत ज़्यादा उसने ट्वीटबाजी की। उसके बाद में फिर जब राज्यसभा में वोट देने की बात आई तो फिर अखिलेश जी से उनकी कहासुनी हुई। उसी बीच में कुछ लोग पीडीए के चक्कर में सपा को छोड़कर भी गए और फिर खिलाफ मतदान किया। अब ऐसे में क्या फूलपुर से टिकट देकर उनको मनाया जाने के लिए रणनीति है या क्या है? जी भूपेन जी, देखिए सवाल जौनपुर और फूलपुर ये जौनपुर की जो मछली शहर सीट है लोकसभा, मछली शहर और फूलपुर ये दोनों ऐसी सीट है कि ये सिर्फ 2 लोकसभा सीट नहीं, इन सीटों का मैसेज बहुत बड़ा है। यहाँ से लड़ने वाले तमाम बाहुबली यहाँ से जीते और इन दोनों ही लोकसभा से, और तमाम देश के बड़े नेता भी यहाँ से जीते। फूलपुर और जौनपुर के विषय में देखिए, पल्लवी पटेल का जो मसला है, पहले हम पल्लवी पटेल पर बात करते हैं। पल्लवी पटेल जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहाँ से लेकर अभी तक पल्लवी पटेल अक्सर चर्चा में रही हैं और उन्होंने एक बड़ा स्टेप जो है जो उनके पॉलिटिकल करियर का था, उन्होंने डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी को वहाँ हराया। और केशव मौर्य को हराने का मतलब यह कि केशव मौर्य फूलपुर से भी सांसद रह चुके हैं, और जब केशव मौर्य फूलपुर से जब उन्होंने सीट छोड़ी थी अपनी, जब वो 17 में जब वो शामिल हुए थे योगी सरकार में, वो सीट भी उपचुनाव में हार गई थी भारतीय जनता पार्टी सपा से। ठीक, तो अब पल्लवी पटेल ऐसी नेता है कि जो काफ़ी वोकल मानी जा रही हैं। और अनुप्रिया पटेल, चूंकि अब जब अनुप्रिया पटेल के बरक्स उनको रख के हम देखते हैं तो अनुप्रिया पटेल का जो पटेल वोट बैंक है सुनील यादव का, तो उसमें ये माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल अब एक उभरती हुई नेता है। अभी तक उनके पास कुछ नहीं था, जो कृष्णा गुट है उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन अब पल्लवी पटेल, चूंकि उन्होंने अभी लेटेस्ट जो एमएलसी चुनाव हुए हैं उस एमएलसी चुनाव में भी जो है पल्लवी पटेल ने अपने तेवर दिखाए। अखिलेश को उस तेवर के सामने थोड़ा सा टोन डाउन होना पड़ा, और मुझे लगता है उसके बाद से ये चर्चा निकल कर आई, क्योंकि अखिलेश ने जब ये बयान दिया कि पल्लवी हमने तो अपनी बात कह दी, अब उनकी अंतरात्मा क्या कहती है ये वो जाने। इसके 2 घंटे बाद ही आकर पल्लवी पटेल वोट सपा के समर्थन में दे देती हैं। तो उसके बाद से अखिलेश को लगने लगा कि नहीं भाई ठीक है, पल्लवी पटेल पूरी तरीके से सपा के लिए समर्पित हैं और उन पर आगे विश्वास किया जा सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल को जिस तरीके से लोगों ने एक्सेप्टेंस दी सिराथू में, उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि अब फूलपुर में भी एक प्रयोग ही हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ भूपेन जी कि ये एक श्योर शॉट होगा, है ना, बाकी पुष्कर जी भी इस पर डिस्क्राइब करेंगे। श्योर शॉट तो नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ, और क्योंकि ये चुनाव एकदम अलग तरह का चुनाव है, लेकिन एक ये प्रयोग हो सकता है कि भाई जहाँ खुद के लिए ना मांग के अपनी माँ के लिए क्यों मांग रही है? देखिए ये पारिवारिक राजनीति का पूरा वो है कि जो जहाँ है, एक बार जैसे मान लीजिए अगर पिता कहीं सेट है तो वो बेटे के लिए चाहता है कि बेटा कहीं सेट हो जाए। उनकी माँ की भी यही इच्छा थी, और पॉलिटिकल एम्बिशन देखिए कभी खत्म नहीं होता है। कोई कुछ भी कह दे कि मैं राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूँ, लेकिन मन में रहता है कि अंत तक वो कुर्सी का जो मोह है वो बना रहता है। और कृष्णा पटेल चूंकि अब पार्टी इतनी बड़ी चला रही थी लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं रहा पिछले काफी समय से, इसलिए उनको लग रहा है कि भाई क्योंकि अनुप्रिया पटेल के पास सारा वोट बैंक और सारी जो है पॉलिटिकल डील सब उनके पास चली गई जब से वो एनडीए में शामिल हुई, तो मुझे लग रहा है कि वो चाह रहे थे कम से कम कि अगर पल्लवी पटेल को मिलेगा तो सिर्फ उनके पास सीट रहेगी, अब वो विधायक फिर नहीं रहेंगी, और सपा ये नहीं करेगी कि फिर उनकी माँ को उस सीट पर उपचुनाव लड़ा दे। ठीक, लेकिन उनको लग रहा है कि अगर एक सीट और मिल जाएगी या तो कृष्णा पटेल खुद लड़ जाएं, और अगर नहीं लड़ेंगी तो फिर वो सीट वो अपने किसी नेता को लड़वा सकती है। लेकिन सपा के सामने, अखिलेश जी के सामने विशेषकर ये चुनौती है क्या, वो किसी और को लड़वाना चाहते होंगे, अब उनको मजबूरन बात माननी पड़ेगी क्योंकि पल्लवी ने उनकी बात फोन पे मान ली। नहीं देखिए मैं इसे एग्जैक्टली अखिलेश की मजबूरी इसलिए नहीं कहूँगा कि देखिए अल्टीमेटली कुछ भी है कि ठीक है उन्होंने उनकी बात मानी, वो एक पॉलिटिकल टर्म्स होते हैं, बातचीत होती है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई एक ऐसा नेता या एक मतलब कोई अगर बड़ा उसमें स्टेक होल्डर होता तो मैं मान सकता था, ठीक है पल्लवी पटेल ने केशव मौर्य को हराया, लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ कि पल्लवी पटेल के प्रेशर में आकर उनको टिकट दिया जा रहा है। उसमें कुछ ना कुछ 2 चीज़ें हैं, एक तो
क्या कहते हैं उसको, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है, एक वो, और दूसरा ये कि भाई वहाँ का वोट गणित कैसा है, क्योंकि पटेलों का वहाँ ठीक ठाक वर्चस्व है और फूलपुर और मछली शहर दोनों सीटों पर अनुसूचित वोट बैंक काफ़ी ठीक ठाक 2.5 लाख के आसपास। हाँ, इस स्थिति में है। और फूलपुर में संभवतः 4 लाख है, जहाँ तक मेरा अंदाजा 4 लाख कुछ वो है। तो ये वो वोट बैंक है जो जिन्होंने देखा है कि 19 के उपचुनाव में 18 के उपचुनाव में ये सपा के साथ गया था, ठीक है। तो सपा यहाँ पर एक चांस ले सकती है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इस बार समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव इस माइंडसेट से फैसला लेंगे कि भाई जहां उन्हें पता है कि चुनाव किस तरीके का, जैसा मैंने आपको बताया पूरे देश में माहौल है, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा ऐसा रिस्क हम कोई ना ले कि हमारी पार्टी का कोई नेता नाराज हो जाए। वो नेता जो भले अपनी कैपेसिटी में खाली विधायक या विधान परिषद सदस्य है, लेकिन उसका मैसेज बाहर एक बढ़ा जाए। जी। दूसरा रागिनी सोनकर जी, उनको तो हमने विधानसभा के भाषणों से वो चर्चा में आई, वो लिखा हुआ आया एम्स की डॉक्टर गर्जी, इस तरह के टाइटल उस समय चले, लेकिन अब उनको विधायक से सांसद की तरफ देख रही है सपा। देखिए, जो पंकज ने अभी एक बात कही है, उस बात को गौर समझिए कि जो लड़ाई बीजेपी लड़ रही है जिस स्तर पे 80 जिताओ के नारे के साथ, जो अखिलेश चाह रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं 80 हराओ, लेकिन उसमें बड़ा मैसेज ये है, वो एक ऐसे कैंडिडेट को आगे बढ़ा रहे हैं, नीलम सोनकर, आप समझिए, सॉरी रागिनी सोनकर, अगर इनको आगे बढ़ाते हैं, युवा हैं, वो मैसेजिंग ये है, अगर देती है टिकट समाजवादी पार्टी, मैं अभी इन दोनों सीटों पर बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं कि ये टिकट हो जाएंगे, लेकिन अगर चर्चा है तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और उसमें रागिनी सोनकर इसलिए फिट बैठती हैं, युवा हैं, दलितों के बीच जाएंगी, सुरक्षित सीट है तो समझा पाएंगी। क्योंकि आप जो सीट देखिए मछली शहर की, वहाँ से जो जीत रहे हैं या लड़ रहे हैं वो काफ़ी एजेड हैं, उसमें ये अपना देना चाह रहे हैं कि हम युवा नेतृत्व दे रहे हैं, दलितों को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, त्रिभुवन राम 2019 में 181 वोटों से हारे थे, वो अजगरा से आज बीजेपी से विधायक हैं, उन्होंने पार्टी बदल ली। आप मछली शहर को समझ लीजिए कि जो उसकी 3 वाराणसी और जौनपुर की सीटें आती हैं, तो पिंडारा जो है, हाँ, वो बनारस से निकल के यहाँ आ गई मछली शहर में। वहां पे उनके कैलाश सोनकर, उनके पिताजी, उनका काफी वर्चस्व रहा है, इसलिए लड़ाया है। और बनारस सीट वैसे भी दे दी है कांग्रेस को, तो जो उनका है वहां से वो पूर्व मंत्री पटेल को लड़ा रहे थे, अब ये लोग भी इधर मदद करेंगे, तो उनको लग रहा है कि इसमें एक नए नेता को उभार लें, लड़ लें, तो ये प्रोस्पेक्ट के हिसाब से है। लेकिन अभी बहुत पानी बहना बाकी है, जो सियासत में कहते हैं। कुछ हिस्सा जौनपुर का जो विधानसभा है, जैसे जफराबाद है, मरियाबू है और केराकत है, ये इनको जोड़ के बनाया गया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनमें से लेकिन एक बीजेपी के पास है। नहीं, अभी है, पिंडारा भी है, बीजेपी के पास पिंडारा भी है, लेकिन जो अभी अखिलेश यादव अपने लिए, मैं ये मानूंगा, ये अखिलेश अगर युवा अपने नेतृत्व को बढ़ाते हैं तो ये एक अच्छी पहल होगी। और रागिनी सोनकर ने सीट जो जीत के दिखाई है, उससे उनका मनोबल भी ऊंचा है। अब एक चीज़ पे आ जाते हैं, सपा का क्या इस समय सांसदीय चुनाव में जिस तरह से पीडीए का नारा भले दिया हो, वाकई जनता चुनेगी या नहीं चुनेगी? क्योंकि बीजेपी ने अभी 80 में से 80 का नारा जनता के मन में ऐसा फिट किया है कि जनता 400 पार और 80 को मान के चल रही कि तो जीती रहे। मैं आपको यहाँ पे टोकूंगा, आगे अभी पंकज जी भी आपको बताएंगे। देखिए, जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब जो आपने कहा कि जनता ने मन बना लिया, ये हम और आप यहाँ पे खड़े होके या फील्ड में जाके मैं कुछ भी कह दूं, लेकिन जब तक वोट नहीं पड़ता और वोट गिन नहीं जाता, हम ये नहीं कह सकते किसी पार्टी के लिए कि नहीं ये तो जीती रहे। हम लोग आपस में बात कर सकते हैं कि उसका माहौल अच्छा है, वो नहीं है। माहौल जो बनाया है साइकोलॉजिकली, नारा चल रहा है, ये वर्ड आपका ठीक है, साइकोलॉजिकल। अभी आप देखिए, आज ही जो बैठक हुई है, पीएम मोदी की यूपी में ज्यादा से ज्यादा रैलियां रखी गई, 15 रैलियां होंगी, रोड शो पूरे देश भर में। वाराणसी में जिस दिन नामांकन करेंगे उस दिन वो वैसे भी रोड शो निकालते हैं, और इस बार भी निकालेंगे। और अब की उनके कहते नहीं, आपके पल्ले में क्या है,
अब की मोदी बताएंगे 10 साल। अब वो क्यों, उन्होंने 19 में नहीं कहा कि मेरी गारंटी है, अब वो 24 में 23 के लास्ट से चिल्ला रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है। पंकज जी, सपा का कहाँ इस समय देखने हैं आप? देखिए जो चल रहा है चुनाव के हिसाब से, कभी हम जाते हैं तो भाई किसका माहौल चल रहा है ये हम पूछते हैं, तो आपके हिसाब से किसका माहौल दिख रहा है अभी? देखिए अभी जो बात इन्होंने कही पुष्कर जी ने, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि ये माइंड गेम है, पॉलिटिक्स माइंड गेम है। और मुझे लगता है कि जब आप एक बड़ी लड़ाई लड़ते हैं तो आपके पास कितने सैनिक या कितने संसाधन, उससे ज़्यादा है कि आप सामने वाले या अपने विरोधी के दिमाग में अपना कितना खौफ पैदा कर सकते हैं। मुझे लगता है ये वो मैसेजिंग है। और 400 पार का टारगेट आप पूरे देश का नक्शा उठा के देख लीजिए, उस पर उंगली रख के गिनते जाइए कि कहाँ कितनी सीट मिल सकती हैं। पुराना इतिहास को आप नकार नहीं सकते हैं, वो सब देखते हुए बेस्ट परफॉर्मेंस भी आप ले लीजिए तो 400 सीटें मुझे लगता है बहुत मुश्किल से आ रही हैं। वो 400 पार भी आ सकती है, मुझे मतलब मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक माइंड गेम है 400 वाला। जहां तक इस 400 में सबसे बड़ा स्टेक है यूपी का। और मैं आपको फिर बता दूं कि इस देश की संसद भले देश की है, लेकिन आज भी लोकसभा है, राज्यसभा है, वहां पर सबसे ज्यादा स्टेक यूपी का ही रहता है। वो चाहे वो स्टाफ जिन लोगों को जानता है या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि कर्नाटक से हर हफ्ते कोई नहीं आता अपने सांसद से मिलने, यूपी के सांसद के लोग दिन भर सुबह शाम तक रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि यूपी का जो स्टेक सबसे बड़ा है, उसी यूपी के लिए सारी लड़ाई है। और लड़ाई अगर आसान होती, भूपेंद्र जी देखिए, तो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आसान होती तो जिस दिन पहली लिस्ट आई थी लास्ट वीक संडे को, उसी दिन पूरे के पूरे 80 कैंडिडेट आपने 74 या 75 जो थे वो दे दिए होते उन्होंने। आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। लहर आपको 2, 4, 5, 10 सीटों पर, मैं आपको गवाह हूं इस बात का, 2, 4, 5 सीटें मैंने बहुत लहर देखी। 2, 4, 5 सीट से 2004 से लगभग मैं प्रॉपरली जो है लोकसभा चुनाव कवर कर रहा हूं। लहर तो आपको 2, 4, 5 सीट तो जिता सकती है, लेकिन जहां पर भी आपका वोट गणित जरा सा कमजोर पड़ा, वहां पर आपकी सीट जा सकती है। आप इसका इनकी बात का एक उदाहरण बिल्कुल ज्वलंत रहेगा। 2019 में त्रिभुवन राम उनके सचिव रहे, मायावती के, सब रहे, सब कुछ 181। आप सोचिए वहां पे कितनी बीपी सरोज जीत गए थे भाजपा के 181 वोट से। कड़ी टक्कर होगी ना। बीपी सरोज को पता होगा कि वो इतनी कम मार्जिन से जीतेंगे, और त्रिभुवन राम को तो लगा ही नहीं होगा के जो वोट थे 4,88,000 कुछ थे, इसके भी 4,88,000 कुछ थे, 181 वोट से। और बाद में लेकिन वो पार्टी बदल के भाजपा में आ गए थे। बात जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में क्या दिख रहा है। इस समय तो भाजपा सब ज्वाइन कर रही है। हम जब आप चर्चा कर रहे हैं तो हैदराबाद के नायडू और पवन मिल रहे के देखिए इस, और बीजेपी इवन केरला में एक्स सीएम जो करुणाकरण है, उनकी डॉटर वो भी पद्मजा करुणाकरण, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। 18 से 20 अगर इस समय विपक्ष के सामने बीजेपी या एनडीए 18 नहीं 20 चल रही है, 22 चल रही है। अगर 20 को बीच का मीटर माने तो वो 18 है, वो 22 है। इसीलिए जो पंकज जी लगातार कह रहे हैं कि माहौल माइंड गेम, वो ये दिखाएंगे। वो यूपी में ये बता रहे हैं कि हमारे पास वहाँ आंध्रा और साउथ में और जुड़ रहे हैं, तुम हमको यहाँ 80 जिता के भेजो। वहाँ तो चंद्रबाबू नायडू ने 5 सीटें ऑफर की हैं, वो 400 को नहीं बनाएंगी। जो पंकज जी कह रहे हैं नॉर्थ इंडिया में एक भी सीट, इधर तो अभी नया भी सुनने में आ रहा है कि शिरोमणि अकाली दल फिर से जोड़ने वाली बीजेपी से। वो जुड़ेंगे उनके पास कोई और स्टेक नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा क्या करें, शिरोमणि अकाली दल लड़के देख चुके हैं, वहां पर इतना टैक्टिक अलायंस किया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने, कहा कि पंजाब में आप लड़िए। पंजाब में अगर ये एक हो जाते, अगर लड़ते तो ये आपस ही में लड़के रह जाते, और बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल 98 वाला रिजल्ट कर देती। और अभी अगर लड़ेंगे साथ में तो मंत्री पद मिल सकता है पिछली बार की तरह। अगर नहीं लड़ेंगे, बाद में आएंगे तो वो कहेंगे भैया आप अपनी मर्जी पे आ रहे हैं। मैं ये भी कह दूं, शिरोमणि अकाली दल का एक सबसे बड़ा फैक्टर किसान आंदोलन में जुड़ा हुआ है, और वो भाजपा को यूपी में भी और दिल्ली में भी और हरियाणा और पंजाब यहाँ तक प्रभावित करता है, बाकी पार्टियों को भी प्रभावित करता है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिन से हमने देखा कि बार बार किसान आंदोलन में वो कुछ बड़ा होने वाला होता है, पीछे हो जाते, फिर बड़ा होने वाला था, पीछे हो जाते। देखिए वो शिरोमणि अकाली दल देखिए चक्कर बस एक सेकंड की बात है। देखिए पंजाब को माइनस करके भाजपा चल रही है। आप मान लीजिए भाजपा ये नहीं चाह रही कि हमें वहां से 5 सीट मिल जाए, वो माइनस करके चल रही है वहां। आप और एक बात समझिए, हमारा और आपका तीनों लोगों का लमसम ये 5वां चुनाव होगा जो हम लोग देख रहे होंगे कायदे से। मेरा भी यही है, मैं 2004 देखा, बिल्कुल शुरुआत थी, 9, 14, 19,
अब 24 आ रहा है। आप अगर 24 का चुनाव देखेंगे तो उसमें ये नहीं कह सकता है कोई 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी नहीं कह रहा हूं, कभी कभी सांसद से नाराजगी हो जाती है। हाँ। आप देखते हैं राजस्थान, लोकल में राजस्थान में 2018 में क्या हुआ, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं, 19 में फिर 25 जिता के भेज दी। लेकिन मैं आपको भाजपा, इस नई भाजपा में अंतर क्या है, यही बात अगर पुराने दौर के मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल जी होते तो कहते हम जीत रहे हैं। ये एक एक सीट पे रात में 3:15 बजे तक प्रधानमंत्री मीटिंग अटेंड करते हैं। अमित शाह का आप टाइम नहीं नोट कर सकते, वो सुबह 6 बजे भी मीटिंग कर रहे हैं और रात में 2:30 बजे भी कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए, दिन रात वो मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि कहीं एक हार ना जाए। जयंत चौधरी ने ऐसा कोई बड़ा तीर नहीं मारा हुआ था कि वो वहां पश्चिम हिलाए दे रहे थे, नहीं। मैसेजिंग जो मैसेजिंग वोट की बात 1% के आसपास जयंत चौधरी का है, वो वोट आप शेयर छोड़ अगर दीजिए, देखें तो कभी कभी सोने पे सुहागा मिल जाता है। उन्होंने कहा कि जो चिल्ला रहे थे, जो वो क्या कहते हैं, लोटा और नमक लेके कस्में खा रहे थे कि भाजपा हिला देंगे, वो दे दिया। और भाजपा ने यूपी में मैसेज भी बहुत बड़ा दिया। अजय मिश्रा टेनी को टिकट पहली लिस्ट में दिया। वीके सिंह, मेनका गांधी, वरुण गांधी, कई बड़े नेता हाशिए पे अभी पड़े हैं कि टिकट मिलेगा कि नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह, विवाद तो ऐसा, ब्रजभूषण शरण सिंह को भी तो कोर्ट से कुछ नहीं हुआ, उसमें तो अजय मिश्रा टेनी का बेटा जेल काट आया था। लेकिन मैसेजिंग है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, वो गलत नहीं हुआ था, वो एक एक्सीडेंट था। ये मैसेजिंग है और जयंत भी अब साथ है। ठीक, तो ओवरऑल एक भूपेंद्र जी, और मैं आपको जोड़ दूं इस बात में। देखिए 2004 का चुनाव मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि बर्क साहब अब है नहीं। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क मुरादाबाद से लड़े थे और राजा चंद्र विजय सिंह, उनका जो निकनेम था वो था बेबी राजा, और सहसपुर बिलारी उनका जो है उनकी स्टेट है। तो आप समझिए कि मतलब राजा चंद्र विजय सिंह का एक बहुत बड़ा स्कूल है मुरादाबाद में, सिविल लाइंस में स्कूल है, रानी चंद्रप्रभा, जहाँ तक मुझे, अगर मैं याद कर पा रहा हूँ तो। और जब मैं चूंकि प्रत्याशी के साथ 24 घंटे रहना होता है, तो जब जहाँ गया उनके साथ, तो एक काफिला होता है कि राजा को अपने देखने के लिए, और वो इतना काफिला, तो पहले दिन मुझे लगा कि मैं ये लिख दूं कि भाई अब यहाँ पर जो है कोई चुनाव नहीं है, चंद्र विजय सिंह की जीत जो है वो एकदम लगभग फाइनल है। फिर खैर मंथन हुआ, चीजें हुई, तो जैसा अभी पुष्कर जी ने बताया कि भाई जब तक आखिरी वोट ना पड़ जाए, और जब नतीजा आया तो चंद्र विजय सिंह चुनाव बुरी तरीके से हारे थे। शफीकुर रहमान बर्क का फिर हम लोगों ने इंटरव्यू किया, और बर्क का मतलब होता है, देखिए उसका बर्क जो है तो उसका मतलब होता है बिजली, तो हमने उन्हीं के नाम से जोड़ते हुए एक वीडियो लिखी। और वो पहले दिन जब मैं उनसे मिला 2004 में, तो वो निहायत ही उस दिन से बहुत आश्वस्त थे। उन्होंने कहा देखिए जीत हमारी होगी, और बहुत ज़्यादा वो वैसे बहुत लाउड और वो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा उनका चुनाव हम जीतेंगे। तो मुझे लगा कि शायद ये अंदर ही अंदर ये मान चुके कि चुनाव हार रहे हैं, और जिस दिन वो जीते उस दिन उन्होंने कहा देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे कि हम चुनाव मतलब ये है कि समीकरण फिट नहीं बैठा पाए और ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। नहीं, उसमें बात ये थी, देखिए मैंने कहा ना कि अब आज की जो भाजपा है, जो इन्होंने बात कही कि आज की भाजपा है, इसीलिए सुबह 3 बजे तक मंथन हो रहा है। वरना आप बताइए, अगर रामलहर है, मैं रामलहर से इनकार नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मैं रामलहर से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस रामलहर के साथ कहीं कोई, जैसे कहते हैं ना कि एक भी घर जो है वो मिस नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जहां हम कभी नहीं जीते, इस बार वहां भी जीते, और जहां हम जीतते रहे हैं वहां हारने की कोई गुंजाइश ना रहे। वो पन्ना प्रमुख आज भी इंपॉर्टेंट है अमित शाह के लिए, कि पन्ना प्रमुख का जो आखिरी आदमी है, जो पहला नाम लिखा था वो आखिरी, वो अगर 20 नाम लिखे हैं उस पन्ने पे, तो वो 20 वोट मिलने चाहिए। ठीक, तो इस दौर में आज की भाजपा और आज की कांग्रेस, सपा बसपा, मतलब इंडिया अलायंस और एनडीए, इनके बीच में जो टक्कर हो रही है वो इस दौर में हो रही है, जिस दौर में यहाँ पर बीजेपी के पास प्लस है कि मोदी और राम दोनों की एक लहर है, और सपा बसपा और कांग्रेस तीनों का गठबंधन है। और अभी इनके थोड़ा माइनस पॉइंट चल रहा है, माइनस मार्किंग में जनता की नज़र में है, लेकिन फिर भी अपने दम पर ये चुनाव लड़ रहे हैं एक साथ मिलकर। फिर से कुछ प्रयोग पहले भी हुए हैं, यूपी के लड़के या फिर बुआ बबुआ जैसे, लेकिन इस बीच चुनाव हो रहे हैं। अब समीकरण क्या बनते हैं ये जनता तय करेगी। दूसरी बार और आगे भी आपके सामने लेकर आते रहेंगे नए नए समीकरण।